नमस्कार बच्चों, आज मैं पूनम भारद्वाज प्रस्तुत हूँ कक्षा 9वीं के लिए कृतिका भाग 1 से माटी वाली पाठ लेकर, जिसके लेखक हैं श्री विद्यासागर नौटियाल। उन्होंने इस कहानी में एक गरीब बूढ़ी महिला का, उसकी लाचारी का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। अब बात कहाँ से शुरू होती है? शहर के सेमल के तप्पड़ मोहल्ले से। अब एक बूढ़ी औरत है, वो उसके बारे में बताया गया है कि वो आखिरी घर की खोली में पहुंची और उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। उसके सिर पर क्या रखा था? मिट्टी से भरा एक कंटर। कंटर क्या होता है? कनस्तर। आप लोगों के घरों में भी होगा, लोहे का होता है कनस्तर। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा। शहर का नाम क्या है? टिहरी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वो ना जानती हो या जहाँ उसे ना जानते हो। मतलब हर कोई उसे जानता था और वो भी हर किसी को जानती थी। घर के कुल निवासी जितने भी लोग घर परिवार के थे, वो सब बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार और उनके बच्चे तलक। मतलब सभी लोग जो भी थे, चाहे वो अपना घर बनाकर रह रहे थे, चाहे वो किराएदार थे, और जो बच्चे थे वो सभी उस बूढ़ी महिला को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का उसका काम था और इस काम को करने वाली वह एकमात्र महिला थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी जिससे कंपटीशन किया जाता है, कॉम्पिटिटर। तो अब उस जगह के टिहरी शहर के लोगों को उसकी आदत इतनी पड़ गई है कि उसके बिना क्या होता है, घरों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है अगर वो किसी दिन मिट्टी लेकर नहीं आई। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो बच्चों, पहले क्या होता था? पक्की रसोई नहीं होती थी, उसे मिट्टी गोबर से लीपा जाता था और चूल्हे के लिए चूल्हे को लीपा जाता था और रसोई का जो आंगन होता था उसे लीपा जाता था मिट्टी से, नहीं तो उसके बिना रसोई को स्वच्छ साफ नहीं समझा जाता था। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की यह भी एक समस्या थी। जिस प्रकार से हमें रोज़ भोजन बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो यह भी एक समस्या थी मिट्टी की। अगर बुढ़िया नहीं आई तो आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। लोग हर वक्त अपने घर में मिट्टी ज़रूर बचाकर रखते थे। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे हम लोग दिवाली पर सफ़ेदी करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, इसी तरह से वहाँ पर क्या होता, रसोई वगैरह में घर की दीवारों में गोबरी लिपाई करने के लिए लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। माटा खान मतलब जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। भागीरथी और भिलांगना, ये 2 नदियाँ हैं वहाँ की। उनके तटों पर बसे हुए शहरों के मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिपाई का काम किससे होगा? लाल मिट्टी से, अर्थात जो चिकनी मिट्टी है उससे। रेतीली मिट्टी इन कामों में काम नहीं आ सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। अर्थात जो नए लोग वहाँ रहने के लिए आते हैं वो भी अपने आप ही उसके ग्राहक बन जाते हैं, ग्राहक, कस्टमर। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। नाटे कद की, छोटे कद की, कैसी? हरिजन बुढ़िया जो माटी वाली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह
पहचानते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि माटी वाली आ गई है। अगर उन्होंने किसी के घर में उसका कंटर भी रखते हुए देख लिया तो वो समझ जाते हैं कि माटी वाली यहीं कहीं है। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी की चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। जैसे पानी भरने के लिए सिर पर एक ईंडी रखी जाती है ताकि सिर पर दबाव ना रहे, तो वो गरीब थी तो वो खरीद नहीं सकती थी, तो एक पुराने कपड़े का, रद्दी कपड़े का एक गोल डिल्ला बनाकर सिर के ऊपर रख लेती थी, जिस पर चिकनी मिट्टी से भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा नहीं देखा। ढक्कन भी होता है लेकिन वो ढक्कन हटा कर रखती थी। अगर वो ढक्कन क्या करे, लगा कर करेगी तो काम में उसे दिक्कत आएगी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। वो उसको पहले ही फेंक देती है। ढक्कन के न रहने पर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में उसे आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर में 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब जैसे वो किसी के घर आई थी माटी लेकर, वो रख ही रही थी कि पड़ोस के घर से एक छोटी सी लड़की आई कामिनी, और उसने क्या कहा, मेरी माँ ने कहा है कि ज़रा हमारे यहाँ आ जाना। उसने क्या कहा कि हाँ अभी आती हूँ। फिर घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। जिस घर में वो माटी लेकर आई थी उस घर की जो मालकिन थी उसने बुढ़िया को कहा कि आप कि इस कोने में मिट्टी को उड़ेल दो। अब उसने क्या कहा, मालकिन ने उस बुढ़िया को, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। टाइम भाग्यवान आए खाते वक्त। पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, मान सम्मान करते थे। अगर कोई घर आता था तो उसे कुछ ना कुछ खिला पिला कर भेजते थे, तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाग्यवान हमारे घर आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई, 2 रोटियां लेकर आई। कितनी रोटियां? 2 रोटियां वो लेकर आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर से रसोई में घुस गई। अब माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि वो तो सारा दिन माटी लाने और ले जाने में व्यस्त रहती थी। वो माटा खान जाती, माटी लेकर आती। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। हाँ, इस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। वह ऐसा क्यों कर रही थी बच्चों? उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। जो उसने रद्दी कपड़ा सिर पर रखा हुआ था कनस्तर के सपोर्ट के लिए, उसे जल्दी से एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर उसने उसे इकहरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। वो कपड़ा कैसा था? फटा हुआ। इतनी गरीब थी, उसके पास ठीक सा कपड़ा भी नहीं था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा। कितनी रोटियां दी थी मालकिन ने? 2 रोटियां दी थी। एक को क्या किया उसने? मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह चलाने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी कि जैसे उसने एक रोटी खा ली है। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। अब पहले क्या होते थे घरों में? पीतल के बर्तन होते थे, स्टील के ग्लास के ये बर्तन बाद में चले हैं। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। कि अभी चाय सब्जी तो बनाई नहीं है, तो ऐसा कर चाय के साथ ही रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़ा। किसको? कपड़े को मोड़ा और पीतल का वो गर्म गिलास हाथ में उठा लिया।
किस लिए उठाया कि वो हाथ जल जाता, इसलिए कपड़े से पीतल के गिलास को उठाया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। जैसे हम लोग चाय पीते हैं गरम या दूध पीते हैं कुछ भी तो फूंक मारते हैं, यहाँ पर बुढ़िया कैसी फूंक मार रही थी, आवाज़ कर रही थी, सू सू करके उसमें लंबी लंबी फूंके मार रही थी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वो चाय सुड़कने लगी। फिर वो क्या कहती है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भाई चाय से भी रोटी बहुत अच्छी लगती है, कई बार हम लोग भी खा लेते हैं चाय रोटी चाय पराठा, तो हमें भी कई बार स्वाद लगता है। तो यहाँ बुढ़िया भी कह रही है कि हाँ चाय से भी बहुत स्वाद बन जाता है। फिर मालकिन ने क्या कहा, भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। ये भी एक सच है कि जब हमें भूख लगती है तो हम रूखा सूखा भी खा लेते हैं। जैसे बुढ़िया खा रही है, उसे भूख लग रही है, उसके पास खाने को है ही नहीं, तो उसे चाय रोटी मिली तो वो भी उसे बहुत स्वाद लग रही है। चाय को वो साग या सब्जी की तरह मानकर रोटी खा रही है। भूख मीठी की भोजन मीठा, तो मीठा ज़्यादा क्या हुआ, भूख मीठी हुई, तभी भोजन मीठा लगता है। अगर हमें भूख नहीं है तो चाहे आपके सामने कितने पकवान लाकर रख दिए जाएं, आप नहीं खाओगे। जैसा कि कहा जाता है, भूख में तो किवाड़ भी पापड़ लगते हैं, कि कुछ भी सामने रख दिया तो हम खा लेते हैं, और भूख नहीं है तो हम नखरे करते हैं। बच्चों की तो आदत होती है, क्योंकि उन्हें मम्मी कई बार कुछ भी बना कर देती है, फिर भी उनके नखरे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनके साथ सख्ती बरती जाए तो वो सब कुछ खाने को तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि भूख मीठी की भोजन मीठा, क्योंकि भूख लगने पर ही भोजन का स्वाद बनता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, बुढ़िया ने कहा मालकिन से। पूरे बाजार में और किसी घर में अब ये गिलास नहीं मिलते। लोगों ने क्या किया, उनको बेच दिया, क्योंकि बहुत अच्छे भाव से बिकते हैं, उसके बदले में लोग स्टील के बर्तन ले आते हैं। फिर मालकिन क्या कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। बहुत लोग आए पीतल के बर्तन खरीदने, लेकिन चक्कर काटे और लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। वो कहता है कि हमारे पुरखों ने अपनी जेब काट के, ठीक है, अपनी इच्छाओं को मार के हमारे लिए इन चीज़ों को इकट्ठा किया, हमारे लिए रखा। तो वो कहते हैं मैं उनकी जो मेहनत थी उसको इस तरह से हराम के भाव नहीं बेच सकती, मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं होता। हमें क्या मालूम उन्होंने कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करके ये चीज़ें खरीदी होंगी। अब वो उनका सम्मान करती है बड़े बुजुर्गों का, कि देखो हमारे पुरखों ने हमारे लिए ये चीज़ें इकट्ठी की, अपने बच्चों के लिए इकट्ठी की, अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट चीज़ नहीं रखी होगी, अपने मन को महसूस कर रखा होगा, और फिर पैसे जोड़ जोड़ कर हमारे लिए ये चीज़ें खरीदी। अब उसे बड़ा दुख हो रहा है कि किस तरह से लोग अपने पुरखों की गाढ़ी कमाई की चीज़ों को हराम के भाव चीज़ें बेच देते हैं। किस तरह से उन्होंने चीज़ें खरीदी होंगी, ये सारी चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। अब हमारे सामने अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। पीतल बहुत महंगा बिकता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से क्या करते हैं, हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं सारे बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से, अब कांसा भी घरों में नहीं बचा है। इतनी लंबी बात तो सोचते ही नहीं बाकी लोग जितना आप सोच रहे हैं। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अब वो मालकिन का ध्यान कहाँ गया, क्योंकि वहाँ पर टिहरी पर एक बांध बनाया जा रहा था, तो उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था, दूसरी जगह भेजा जा रहा था।
तो जिस जगह से विस्थापित किया जाता है दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि एक तरह से नया घर बसाना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा है, काम रोज़गार है, सभी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो कहते हैं कि इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं है। मतलब मैं गरीब बुढ़िया कहाँ जाऊँगी। आप लोगों को तो अपनी ज़मीन जायदाद के बदले में दूसरी जगह रहने को ठिकाना मिल जाएगा। अब माटी वाली ने चाय ख़त्म की, एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाने का आदेश उसे मिला और उसे वहाँ से भी 2 रोटियाँ मिल गई। कितनी रोटियाँ मिली? फिर से 2 रोटियाँ उसे मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि ये रोटियाँ किसके लिए ले जा रही है? अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुँचते ही अशक्त का अर्थ है कमज़ोर, बीमार था, अशक्त था, जिसमें शक्ति नहीं थी, कमज़ोर था। बूढ़ा बड़ी कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। उसे भूख लगती है, उसे खाने को कुछ चाहिए होता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है कि अब बुढ़िया आई है तो कुछ मुझे खाने को मिलेगा। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। कितनी रोटियां हो गई? एक तो मालकिन ने दी थी, 2 रोटियां दी थी, एक उसने खा ली थी, एक उसने अपने कपड़े के डिल्ले में रख ली थी। अब जब दूसरे घर में गई थी, जिस घर से उसे कल का आदेश मिला था मिट्टी लाने का, वहाँ से भी उसे 2 रोटियां मिली। तो उसने क्या सोचा? 3 रोटियां। अब वो सोचती जा रही है 3 रोटियों के हिसाब के बारे में कि उसे इन 3 रोटियों का करना क्या है। देखो गरीबी कितनी बड़ी चीज़ है। वो 3 रोटियों का हिसाब लगा रही है कि उसे 3 रोटियां किस तरह से बांटनी है। अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा। क्या बुढ़ा कहेगा? क्या भूख मीठी कि भोजन मीठा? कि मुझे तो भूख लग रही है, मुझे भोजन भी स्वाद लगेगा। अगर बिना साग के दोगी तो मैं वो भी खा लूँगा। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है। कितना भी तेज चलो फिर भी वह पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में उसे घर पहुंचना लगता है तेज़ चलने पर। अब देखो बुढ़िया कितनी मेहनत करती है। रोज़ सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में माटी खोदती है और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में समय बीत। घर पहुंचते पहुंचते रात होने लग जाती है। उसके बाद उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसके पास नहीं है। एक झोपड़ी है जिसमें वो गुजारा करती है। वो झोपड़ी भी उसे किसने दी है? गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर है, उस ठाकुर ने उसे दी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ बदले में, ऐसे ही तो उसको नहीं दी, उसके बदले में उससे क्या करा लेता है? वो काम कराता है। उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। नहीं, आज वो एक गठरी में बदल गए। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। वो कहती है कि मेरा बुढ़ा कितना कमज़ोर हो गया है। आखिर पत्नी है, उसे अपने पति का ध्यान रखना होता है। वो खुद भूखी रह सकती है, उसे भूखा नहीं रख सकती। वो कहती नहीं, उसे आज मैं कोरी रोटियां नहीं दूंगी। माटी बेचने से जो मेरी आमदनी हुई है उससे वो 1 प्याज खरीदेगी। उसने प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट, पाव होता है 250 ग्राम। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही वो परोस देगी। मतलब वो उसको क्या कर रही थी? सरप्राइज़ देना चाहती थी कि उसको पहले रोटियां नहीं दिखाएगी और फिर सब्जी तैयार होएगी तो उसके बाद उसके सामने कितनी रोटियां परोस देगी? 2 रोटियां। अब वो 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा। यह हद से हद 1.5। वो सोच रही हूँ इतना कमज़ोर हो गया, वो 2 रोटियां तो बेचारा कहाँ हजम करेगा, खा ही नहीं पाएगा। 1 ही रोटी खा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 खा लेगा। अब उसको ज़्यादा पचता नहीं है। बाकी बची 1.5 रोटियों से
माटी वाली अपना काम चला लेगी। बाकी फिर 1.5 बचेंगी, 3 में से 1.5 अगर वो खाता है, 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। ये वो सब सोच रही है, सारा हिसाब लगाती लगाती वो कहाँ पहुँच गई, अपने घर पहुँच गई। अब क्या होता है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। आज वो उससे बोला नहीं, हैरान नहीं हुआ कि भाई माटी वाली आ गई, तो किसी भी प्रकार का उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर भी नहीं घुमाई। माटी वाली घबराई और उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वो रहती कहाँ है। अब आगे का है दृश्य, टिहरी बांध पुनर्वास। जब बांध बन रहा था तो जो पुनर्वास दूसरी जगह विस्थापित करने के जो ऑफिसर थे वो घर घर जाकर सर्वे कर रहे थे। तो बुढ़िया से वो पूछ रहे थे कि वो कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, भी जो कागज़ हैं तुम्हारे घर के वो ले आना। अब बुढ़िया क्या कहती है, मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते ही गुजर गई साहब। फिर उसने पूछा, माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। तो माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? साहब पूछते हैं, क्या वो तेरे नाम है? तो अगर है तो हम वहाँ तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। फिर वो क्या कहता है कि बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। मतलब हर जगह कानून वाली बातें आ जाती हैं कि उन्हें तो कागज़ चाहिए, उसके काम रोजगार से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। अब बुढ़िया क्या कहती है कि भाई तुम्हें तो ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोज़ी के नहीं। तो अब बुढ़िया को तो चिंता हो गई। वो कहती है कि जब अगर बांध बन जाएगा तो मैं खाऊंगी क्या साहब, क्योंकि सभी लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, तेरा कोई ठिकाना नहीं है। उसे बड़ी परेशानी हुई। अब साहब क्या कहते हैं, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अब टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। अब हालात क्या हो गए हैं कि 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भर गया, शहर में आपाधापी बची है। शहरवासी अपने घर छोड़कर भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। जितने भी शमशान घाट थे वो सब डूब गए हैं। और माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब उसके लिए तो क्या था, शमशान ही था। सब कुछ उजड़ गया तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। गरीब आदमी के पास सिर्फ शमशान तो रहने देते जहाँ वो अपने बुढ़े का अंतिम संस्कार कर पाते। तो बच्चों, लेखक ने कितने सुंदर तरीके से इस गरीब बुढ़िया और विस्थापितों की समस्या को उजागर किया है।